नमस्कार दोस्तों, सभी मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और मैं आशा करूंगा कि आप लोगों ने अपना सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा और अब संभावित सभी लोगों का रिवीजन चल रहा होगा। तो मेंस परीक्षा के सिलेक्शन में या आपको अच्छे नंबर लाने की मेरे दो ही रणनीति हैं। दो रणनीति हैं जो सबसे ज्यादा फायदे करती हैं। सबसे पहले सिलेबस का ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन, जिससे हमें जानकारी बहुत जल्दी हमारे माइंड फ्रेम में आ जाए। सेकेंड थिंग, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जितना ज्यादा हम आंसर लिखते हैं उतना हम फ्रेंडली होते जाते हैं उस प्रोसेस के। तो जो चीज हमें एग्जाम में करनी है उसकी अगर हम बहुत पहले से प्रैक्टिस करके रखते हैं तो वो फायदेमंद रहेगी। तो जिन लोगों ने अभी इस चीज को शुरुआत नहीं किया है, ना उन्होंने रिवीजन स्टार्ट किया है, ना ही उन्होंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की है, टेस्ट लिखना शुरू किया, तो ये दोनों चीजें आप लोग जल्द से जल्द करें। बचे हुए 40 से 45 दिनों में भी बहुत अच्छी रणनीति के माध्यम से अगर तैयारी की जाए तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो आज हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग केस स्टडी पर डिस्कस करने के आए हैं। चूंकि केस स्टडी के एक बहुत इसका कोई डिसाइड सिलेबस नहीं होता है, और चूंकि ये 40 नंबर की केस स्टडी आती है, तो एक बहुत अच्छा 200 नंबर के इथिक्स के पेपर में 40 मार्क्स काफी एक बड़ा अमाउंट होता है, बिग चंक होता है। तो उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम उस केस स्टडी को सॉल्व करेंगे और क्या बेसिक्स होने चाहिए। आप लोगों ने पहले कभी थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं अपने अनुभवों से ये बताने का प्रयास करूंगा कि एक अच्छा तरीका केस स्टडी लिखने का क्या होता है। ये एक आदर्श तरीका है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसी को फॉलो करें। अगर आप किसी और तरीके को फॉलो करते हैं तो आप उसको ही फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर इससे कोई चीज अच्छी लगती है तो आप उसको अपने उसमें एड ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये केस स्टडी जो है 40 नंबर की आने की है। पहले 65 नंबर की आती थी, अब 40 नंबर की आएगी। इसमें दो क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के आने हैं। चूंकि जो सिलेबस है उसमें इतना स्पष्ट नहीं बताया गया कि प्रश्नों की संख्या क्या होगी, तो उसमें से 20 मार्क्स लिखा है। लेकिन जब आप कॉपी का फॉर्मेट देखते हैं, जो आयोग ने कॉपी का फॉर्मेट डाला है, तो उसमें उन्होंने 5 क्वेश्चन के लिए जगह दी है और ईच क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स संभावित हम मान सकते हैं। अगर 5 क्वेश्चनों के लिए जगह दी गई है तो 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। और तो संभवतः हम ये मान के चलते हैं कि 4 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जो लगभग हमको 100 से 150 शब्दों में लिखने हो सकते हैं। यहाँ पर फायदा स्टूडेंट को कब हो जाता है, जब हम छोटे मार्क्स से क्वेश्चन लिखते हैं तो पूछे जाते हैं, तो उसमें ज्यादा नंबर मिलने की संभावना होती है। ज्यादा 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि केस स्टडी एक बहुआयामी चीज होती है। केस स्टडी के माध्यम से एग्जामिनर जो होता है आपके अलग अलग डायमेंशन को जानने की कोशिश करता है कि आप नैतिक मूल्यों पे कितना अच्छा जानकारी रखते हैं, आप डिसीजन मेकिंग में कितना अच्छा वो रखते हैं। तो संभावना ये है कि प्रश्न 5 आएंगे और 4-4 मार्क्स के आएंगे। तो इस प्रकार से रणनीति रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि केस स्टडी का उद्देश्य क्या होता है। आपसे ये पूछी क्यों जाती है, एक छात्र के जीवन में या एक छात्र से केस स्टडी पूछने का उद्देश्य क्या है आयोग का। तो सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि आपके जो मोरल थिंकिंग है, आपके जो विचार हैं, उनको जानने का प्रयास किया जाता है कि आप कितने ज्यादा नैतिकता परक हैं, आप कितने ज्यादा नैतिक गुणों से आप में समावेश है नैतिक गुणों का। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट वो होता है कि आपके नैतिक मूल्यों का पहचान की जा सके। आप जो अभ्यर्थी प्रशासन में आने वाला है, भविष्य में प्रशासनिक अधिकारी बनने वाला है, तो वह खुद कितना नैतिक है। दूसरी चीज, आपके निर्णय निर्माण की क्षमता, आप कितना अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, कितना अच्छा डिसीजन। अच्छा देखिए, अच्छे डिसीजन की कोई एक पैरामीटर नहीं होता कि ये डिसीजन अच्छा है, ये खराब है। डिसीजन वो अच्छा होता है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए हितग्राही हो। जैसे हम अगर प्रशासन की बात करें तो एक प्रशासक का अच्छा निर्णय तब माना जाएगा कि जब जनता उससे ज्यादा लाभान्वित हो। लेकिन हाँ, इसमें जो साधन प्रयोग हो वह भी नैतिक होने चाहिए। ठीक है, तो ये दो मेन उद्देश्य होते हैं आपसे केस स्टडी पूछने के लिए। छात्रों की रणनीति क्या होनी चाहिए? छात्रों की रणनीति ये होनी चाहिए कि हम एक बैलेंस व्यू लेकर चले। हम बहुत ज्यादा अतिवाद के विचार को भी स्वीकार ना करें, ना हम किसी, देखिए मैं जरूर बोलता हूं कि किसी भी विचार को तर्कों से संतुष्ट किया जा सकता है। अगर आपके पास लॉजिक अच्छे हैं तो आप किसी भी डिसीजन को काउंटर कर सकते हैं, आप किसी भी डिसीजन के साथ खड़े रह सकते हैं। लेकिन तर्क करने से पहले मैं आप लोग से ये जरूर बोलूंगा कि कोई भी अतिवादी निर्णय ना लें कि हम ऐसा कर देंगे, हम किसी भी बहुत अतिवादी, क्योंकि प्रशासन में क्या होता है, प्रशासन एक सामूहिक संगठन के तौर पे कार्य करता है। तो आपका कोई एक निर्णय न किसी पूरी समस्या का समाधान कर सकता है और ना ही आप अकेले दम पे कुछ कर सकते हैं। तो बहुत ही समावेशी और समन्वयकारी निर्णय होना चाहिए।
कुछ मैंने टॉपिक सोच के रखे थे कि जो इस बार इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं। तो सबसे पहले एक कोविड नियंत्रण पर केस स्टडी आने की संभावना बिल्कुल बन सकती है, ठीक है। तो आप कोविड के बारे में थोड़ा सा आप सब पढ़े होंगे, तो थोड़ा सा प्रशासन ने कैसे काम किया है, क्या क्या चुनौतियां आई हैं, थोड़ा अगर आप देख लेंगे तो आपको उसमें फायदा मिलेगा। दूसरा, बाढ़, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार बाढ़ आई थी और आपदा प्रबंधन भी आपके टॉपिक में है, तो बाढ़ या आपदा प्रबंधन भी एक विषय हो सकता है एज ए केस स्टडी। निर्वाचन, चूंकि निर्वाचन में निर्वाचन आयोग की भूमिका और उसमें जो स्थानीय अधिकारी हैं उनकी भूमिका को लेकर काफी प्रश्न उठता रहा है। इस बार भी उत्तर प्रदेश चुनाव, आम जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें भी देखा गया कि विपक्षी दलों द्वारा कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में लिखित जो आवेदन दिया गया था सूचना निर्वाचन आयोग को, तो एक इस तरह का भी कोई केस स्टडी इलेक्शन बेस आ सकती है कि प्रशासन में जब इलेक्शन करवाता है तो कंडक्ट उसमें क्या क्या उसको इश्यू आती है। छात्र आंदोलन, चूंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, तो अब जगह जगह पर छात्र आंदोलन देखने को रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छात्र आंदोलनों को भी टैकल करने के लिए पुलिस और प्रशासन को ही आगे आना पड़ता है, तो छात्र आंदोलन भी एक विषय जरूर रहेगा। अर्थव्यवस्था में महंगाई और उससे जो रिलेटेड विरोध प्रदर्शन है, वो भी एक केस स्टडी के रूप में आ सकते हैं कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर किस प्रकार से इस परिस्थिति का सामना करेंगे, आप किस प्रकार से निर्णय लेंगे। तो ये कुछ मेरे मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, जो करंट में चल रहे हैं, इन पे केस स्टडी आने की संभावना हो सकती है, तो आप इन पे थोड़ा सा फोकस जरूर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, केस स्टडी में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है। अगर हम सामान्यता देखें तो मुख्यतः 3 प्रकार के क्वेश्चन केस स्टडी में पूछे जाते हैं। एक होते हैं सामान्य प्रकृति के। अगर आप 2019 की पीएससी के केस स्टडी देखेंगे तो उन्होंने जो केस स्टडी दिया वो उसमें एक भी क्वेश्चन ना तो आपके इथिकल वैल्यूज पे था, ना ही किसी डिसीजन मेकिंग में था। तो वो इन जनरल जो केस स्टडी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे अर्थव्यवस्था में काले धन का क्या कारण है, ठीक है, ऐसा पूछ लेते हैं, या फिर प्रशासकों के भ्रष्ट होने के प्रमुख सामाजिक कारण कौन से हैं। तो वो जो इन जनरल क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम समान प्रकृति की उसमें रखते हैं, और इसका इथिक्स से कोई भी लेना देना नहीं होता है, ना हमें वहां पर एथिकल वैल्यूज लिखनी होती है, ना हमें कोई डिसीजन लेना होता है। हमें सिर्फ सिंपल अनसीन पैसेज की तरह उसमें से जो वर्णित चीजें हैं और कुछ अपना प्रीवियस जो नॉलेज है सब्जेक्ट को लेकर, उसको लेकर एक आंसर बनाना होता है। तो ये जो प्रश्न होते हैं, यहां पर आपको मेरा मानना यह है कि आप लोग इस चीज को ध्यान रखें कि आपकी अन्य विषयों की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप देखेंगे कि 2019 की जो 2 केस स्टडी थी उसमें कहीं भी वो पार्ट जरूर इथिक्स की थी, लेकिन उसमें से इथिक्स का नॉलेज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता था। तो मेरा मानना यह है कि जो सामान्य प्रकृति के जो भी आते हैं कि इसमें कारण पूछ लिया जाता है कि भ्रष्टाचार के क्या कारण है, महंगाई के क्या कारण है, या फिर बेरोजगारी के बढ़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या कारण है, तो उसका इथिक्स से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो यहां पर आपको अन्य विषय जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जो आपने जीएस में पढ़ रखी है, ऐसे विषयों के महत्व बढ़ जाता है कि इन विषयों पर आपकी कितनी पकड़ है, और इस तरह के प्रश्नों की संख्या भी बढ़ते जा रही है। अगर 5 क्वेश्चन आपसे एक केस स्टडी में पूछे जाएंगे तो आप देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन, 1 to 2 क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिलेंगे, जिसमें आपको बहुत प्लेन आंसर देना होगा, ठीक है। फिर जिसमें हमें सबसे ज्यादा समस्या आती है, या जो कहा जाए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं नैतिक तर्क। नैतिक तर्क से आशय मेरा यहां पर है नैतिक मूल्यों से संबंधित होते हैं। जैसे इन प्रश्नों की भाषा समानता होती है कि कौन कौन से नैतिक मूल्य संघर्षरत हैं, या कौन कौन से नैतिक मूल्य आपके सामने समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। फिर कुछ मूल्यों के मध्य संघर्ष हो जाता है, तो जो नैतिक द्वंद है जिसे हम इथिकल डिलेमा बोलते हैं, तो इथिक्स से 2 ही टाइप के ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं इथिकल वैल्यूज से, कि कौन कौन से इथिकल वैल्यूज आपके उसमें केस स्टडी से रिलेटेड आपके समक्ष उपस्थित हो रही हैं, और दूसरा यहां पर कौन कौन से नैतिक द्वंद है। तो 2 तर्कों के मध्य जब जो नैतिक तर्कों के मध्य जब द्वंद होता है तो उसे हम नैतिक द्वंद कहते हैं, ठीक है। फिर जो तीसरे प्रश्न है ये है निर्णय निर्माण। ये थोड़ा सा मैं कहूंगा क्रिटिकल होते हैं, और इसमें हमें थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच की जरूरत होती है कि आप इस स्थिति में, जैसे मान लेते हैं कि अगर एक आपके सामने कोई भ्रष्टाचार हो रहा है और आपको पता है कि उसे बहुत आवश्यकता है, लेकिन फिर भी वो गलत कर रहा है और आपका भी वो बहुत अच्छा मित्र है, तो आप क्या करेंगे, है ना। तो आप जब निर्णय लेंगे तो निर्णय लेते समय आप
कुछ चीजों को ध्यान रखेंगे, उसको हम आगे पढ़ेंगे कि निर्णय कैसे होने चाहिए। तो सबसे पहले जो प्रश्नों की प्रकृति एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। सामान्य प्रकृति के क्वेश्चन आएंगे, जैसे अर्थव्यवस्था में काले धन का क्या कारण है, बेरोजगारी के बढ़ते हुए क्या कारण है, बेरोजगारी का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है। इसमें हमें इन जनरल क्वेश्चन, इन जनरल आंसर करना है, जो हमारे प्रीवियस जीएस के आंसरों पर डिपेंड करेगा। सेकेंड थिंग आपको क्या करना है, जो नैतिकता से रिलेटेड है, जो नैतिक तत्वों या नैतिक मूल्यों से रिलेटेड है, वहां पर हमें दो तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक तो कि कौन से नैतिक मूल्य आपके समक्ष उपस्थित होंगे, दूसरा किन नैतिक मूल्यों के मध्य आपके द्वंद्व रहेगा, एथिकल डिलेमा पे। तो वहां पर हमको ये देखना है, ठीक है। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, नैतिक मूल्य सिर्फ वो नहीं है जो आपकी सिलेबस में लिखे हुए हैं, सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा, आपका भ्रष्टाचार, ईमानदारी और संवेदनशीलता, सहानुभूति, समानुभूति, समर्पण, इनसे इतर भी वैल्यूज होते हैं। जैसे मैं कहूं कि अगर मेरा एक रिश्ता है, जैसे मित्र है, तो मित्र के रिश्ते में भी एक इथिकल वैल्यूज होती है। तो जब आप द्वंद्व की बात करेंगे कि कौन कौन से मूल्य द्वंद्व पर हैं, तो आप ये मत सोचिए कि जो सिलेबस में मूल्य लिखे हैं वही संघर्षरत होंगे, नहीं, आपको उसके अंदर भी कोई मूल्य अगर संघर्षरत है तो हो सकते हैं। हाँ, वो जरूर है कि जब आप उसको लिखेंगे तो वो बड़े फ्रेम में किससे रिलेट हो जाएंगे, बड़े जो वैल्यूज जो सिलेबस में दी गई है। इसको हम आगे समझेंगे एग्जांपल के माध्यम से। निर्णय निर्माण कैसे करेंगे, तो निर्णय निर्माण के बारे में, नैतिक मूल्य के बारे में हम जान लेते हैं कि नैतिक मूल्य एक तो जो हमारे पाठ्यक्रम में वर्णित है, और दूसरे नैतिक मूल्य जो डिफाइन नहीं है, लेकिन जैसे मैं बताता हूं कि अगर मैं किसी मित्र की सहायता इसलिए करता हूं कि वो मेरा मित्र है, तो मैं उस समय कौन सी वैल्यूज को फॉलो कर रहा हूं, या किस वैल्यूज का पालन कर रहा हूं, मित्रता के वैल्यूज को। हाँ, अब आप ये कह सकते हैं कि मित्रता तो कोई वैल्यू नहीं है, हाँ, लेकिन मित्रता कर्तव्यनिष्ठता के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मित्रता के, अगर मित्र होने के नाते आपका कर्तव्य क्या बनता है, ठीक है। लेकिन जब आप द्वंद्व को बताएंगे तो हो सकता है आप कर्तव्यनिष्ठा ना लिखें, मित्रता लिखें, लेकिन आपको यहां पर डिसाइड कर देना पड़ेगा कि जो हम मित्रता कह रहे हैं, यहां पर मित्रता का मूल्य, नैतिक मूल्य, वो किससे जाके जुड़ जाएगा, कर्तव्यनिष्ठा से जाके जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको वैल्यूज के बारे में बताना है, ठीक है। सेकेंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, निर्णय निर्माण, किसी भी डिसीजन को कैसे लेना चाहिए। देखिए, डिसीजन लेना आपका आपकी पर्सनल जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और एक्सपोजर है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा निर्णय ले पाते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी निर्णय अच्छा होगा बुरा होगा ये डिपेंड करता है कि उसके परिणाम कैसे होंगे, लेकिन साथ ही साथ वह इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है कि वो उसके जो उपयोग किए गए निर्णय लेते समय जो साधन है वो बहुत पवित्र होने चाहिए। तो सबसे पहले जब बात की जाए तो पहली स्थिति क्या होती है, समस्या की पहचान या सत्यता की जांच करना है। जैसे अगर आप कहीं पर एसडीएम बनकर जाते हैं और आपको एक सूचना मिलती है कि अवैध रेत खनन की, आपके क्षेत्र में अवैध रेत खनन या अवैध शराब बिक्री की आपको सूचना मिलती है, ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है कि सूचना मिलते ही चले जाना है, हमें उस सत्यता के बारे में जानना है। हो सकता है कि आपको सही सूचना ना मिले, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी निर्णय लेंगे तो सबसे पहले आप समस्या की पहचान करेंगे, एक्चुअल में समस्या क्या है, क्या सच में अवैध शराब बिकती है, या अवैध शराब बिकती है तो उससे कौन सा वर्ग प्रभावित है। फिर अगर बिकती भी है तो सत्यता की जांच करना बहुत जरूरी है कि क्या किसी जनता, कोई अगर आपको कोई अन्य व्यक्ति बता रहा है तो उस पर पूरी तरीके से आपको भरोसा नहीं करना है। ये दिखाता है कि आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कितना मैच्योर है। तो सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, अन्य विभागों से सामंजस्य कर सकते हैं। जैसे आप एसडीएम है तो आप पुलिस के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे बात कर सकते हैं कि क्या ये बात सही है, अगर है तो इसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए, या भी जो भी है, ठीक है। आप आबकारी विभाग से बात कर सकते हैं अगर शराब का मुद्दा है तो, ठीक है। तो अन्य विभागों से आपको बात करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, अगर आप सिर्फ विभागों से ही बात करते हैं, सरकारी विभागों से, तो ये मैसेज जाता है कि आप एक सिविल सोसाइटी या एनजीओ या मीडिया के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। तो मैं हमेशा बताऊंगा कि जब भी आप कोई डिसीजन लेने का लिखेंगे आंसर में, तो आप ये बताएंगे कि सत्यता की जांच हेतु हम अन्य विभागों से इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ मीडिया या कोई उससे रिलेटेड एनजीओ होंगे या वहां की जो सिविल सोसाइटी होगी उससे बात करेंगे। ये दिखाता है कि आपकी जो अप्रोच है, आपकी जो दृष्टिकोण है वो बहुत व्यापक और बहुत समावेशी है। तो यहीं से एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सामंजस्यपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता रखता है। एग्जामिनर यही चेक करना चाहता है। तो कभी भी किसी समस्या की पुष्टि किए बिना उस पर कोई एक्शन ना ले, हो सकता है वो समस्या
हो ही ना। तो समस्या की पुष्टि कैसे होगी? आप अन्य विभागों से जानकारी प्राप्त करेंगे और मीडिया, सिविल सोसाइटी, इन लोगों से भी, आम जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित जरूर करेंगे। कई बार हम क्या सोचते हैं जीवन में भी और केस स्टडी को लिखते समय विशेषता कि हम तुरंत अपने निर्णय को एग्जीक्यूट करने लगते हैं कि हमने ये निर्णय ले लिया है और हम ये करेंगे। नहीं, सबसे वरिष्ठ होता है कि आपने जब लोक प्रशासन पढ़ा होगा तो जो पद सोपान होता है, पद सोपान को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो आप वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना जरूर देंगे। उसके दो कारण हैं, आप ये चीज मेंशन करिए कि मैं वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दूंगा। किस कारण से दूंगा? पहला, एक तो जो विषय है उससे अवगत कराने के लिए, विषय या समस्या से अवगत कराने के लिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, उनके मार्गदर्शन, क्योंकि वो आपसे अनुभव में ज्यादा है, ठीक है, और इस तरह की चीजें उनके जीवन में हो सकता है पहले भी हो चुकी हो, तो उनके पास जो अनुभव होगा, जो आइडियाज होंगे, वो आपसे शेयर करेंगे, तो आपके निर्णय में वो हेल्पफुल होगा। इस पूरी प्रोसेस को जरूर फॉलो करें जब भी आप किसी निर्णय को लें, मतलब जब आप केस स्टडी लिखें, ठीक है। फिर बात करते हैं कि निर्णय जो होना चाहिए वो तर्क संगत होना चाहिए। कोई भी, जैसे मैं कहता हूं कि आपने शराबबंदी के खिलाफ अभियान चलाने का या उस पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया, ठीक है। अब आप ये डिसाइड करेंगे कि आपने ये निर्णय क्यों लिया या कौन से ऐसे मूल्य थे जो आपको ये निर्णय लेने के लिए मतलब आपकी ये बाध्यता थी कि आपके जो ये आपको शराबबंदी या शराब के खिलाफ अभियान चलाना पड़े, ठीक है। तो तर्क हमेशा सिर्फ नैतिक तर्क नहीं होते कि अगर आपकी पति सत्यनिष्ठा कहेगी तो आप करेंगे, वो तो है ही। तो सबसे पहले जो नैतिक तर्क आ जाते हैं कि मेरी व्यावसायिक सत्यनिष्ठा यह कहती है कि मेरे रहते हुए अगर शराब बिक्री होती है तो कहीं ना कहीं वो मुझ पर, मेरी सत्यनिष्ठा पर प्रश्न उठेगा, कर्तव्य निष्ठा पर उठेगा, जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी, ईमानदारी जैसे मूल्य टकराव में आएंगे। साथ ही साथ कानूनी तर्क भी होते हैं। कानूनी तर्क ऐसे होते हैं कि जैसे अगर शराब के लिए जो नियम है, जो आबकारी अधिनियम है, उसके तहत सिर्फ निर्धारित जगहों से, जिसे हम दुकान कहते हैं, निर्धारित जो दुकानें हैं वहीं से शराब को बिकने की परमिशन है, लेकिन वो कहीं अन्य जगहों से बिक रही है या अवैध बिक रही है, अवैध निर्माण हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है? कानून का उल्लंघन है, ठीक है। तो जो अवैध निर्माण है या निर्धारित दुकानों से इतर कहीं बिकना, तो ये आपके जो कानूनी तर्क हैं, जो एक्ट बने हुए हैं, जो रूल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई आर्टिकल है, ये कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो आप इसका भी हवाला दे सकते हैं कि ये आबकारी अधिनियम के जो सिद्धांत, जो नियम है, उनका भी उल्लंघन है। तो तर्क सिर्फ नैतिक नहीं होते, कानूनी भी होते हैं और कई बार अन्य तर्क भी होते हैं। अन्य तर्क जैसे मान लीजिए हम इसमें रखते हैं पर्यावरणीय नैतिकता, ठीक है, सामाजिक नैतिकता। अगर अवैध शराब मिल रही है और कम उम्र के अगर बच्चे उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक समाज का भाग होने के नाते और समाज में इतने जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व वाले पद में होने के नाते आपकी सामाजिक दायित्व भी बनता है, ठीक है, कि आप शराब को बिकने को रोकें, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी आप तर्क देंगे, निर्णय हमेशा तर्क संगत होना चाहिए। जब आप लिखें कि मैं शराब पर कार्रवाई करने का निर्णय लूंगा, तो आप हवाला दें किन तर्कों के माध्यम से, तो उसमें लिखे नैतिक तर्क। एक नैतिक तर्क ये मान लीजिए व्यवसायिक सत्यनिष्ठा के कारण मैं ये डिसीजन ले रहा हूं, अगर मेरे रहते हुए शराब बिक रही है तो कहीं ना कहीं मेरी जवाबदेहिता सुनिश्चित हो रही है, और अगर मैं इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने की भी संभावना है, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप लगना सिर्फ पैसा लेने से रिलेटेड नहीं है, बल्कि अपने पदों के जो कर्तव्य हैं उसको उपयोग न करना भी एक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। फिर आप जो कानूनी तर्क है उसको लेंगे, नैतिक तर्क लेंगे और अन्य तर्क लेंगे। तर्क के पीछे कारण बताएंगे। कारण से मतलब ये है कि जब आप लिखेंगे तो सापेक्ष लिखेंगे कि और सापेक्ष किसके होगा? उस घटना के या व्यक्ति के। जैसे शराबबंदी में समाज के सापेक्ष लिखेंगे, है ना, कि समाज में शराबबंदी एक प्रमुख वो है, मतलब प्रमुख समस्या है या प्रमुख बीमारी है, ठीक है। या फिर कोई शराबबंदी, शराब जो अवैध शराब है, शराबबंदी लिखिए, अवैध शराब को अगर व्यक्ति बना रहा है तो फिर आप नियमों को किसके सापेक्ष लिखेंगे कि इस व्यक्ति ने इस अपराध के कारण मेरी जवाबदेही, जैसे इस व्यक्ति को पकड़ना मेरी जवाबदेहिता है या मेरी जवाबदेहिता के गुण है। तो जब भी आप इसको सेंटेंस फॉर्म करने के लिए तर्क के पीछे कारण होना चाहिए। कारण कैसा? घटना से रिलेटेड होना चाहिए और व्यक्ति, तो वो उसी केस स्टडी से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। आगे देखते हैं एक
प्रकरण के माध्यम से देखते हैं। तो अभी तक हमने केस स्टडी के बारे में क्या पढ़ा है, केस स्टडी क्यों पूछी जाती है, कितने मार्क्स से पूछी जाएगी, और केस स्टडी में सामान्यतः 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं समान प्रकृति के, जिसमें इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये देखिए, विकासशील देशों में काले धन उत्पन्न होने के कौन कौन से स्रोत हैं। देखिए यहां पर इथिक्स का कोई भी डायरेक्ट लिंकअप यहां से नहीं है, तो ऐसे प्रश्न भी आपको मिलेंगे। तो आपको फिर जो आपका प्रीवियस सब्जेक्ट का नॉलेज है कि भ्रष्टाचार, पारदर्शिता व गोपनीयता का अभाव, न्यायिक प्रक्रिया में विलंब, अधिकारों का ज्ञान न होना, त्वरित अपेक्षित कार्यवाही न होना, महंगी न्यायिक प्रक्रिया, जटिल नौकरशाही व्यवस्था, विसिल ब्लोअर को संरक्षण नहीं, समाज में धन को मान्यता, ठीक। तो इसमें आपका एथिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे जो प्रश्न आएंगे उनको आप बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं, ठीक है, वही उसी से रिलेटेड चीजें हैं। फिर देखिए, काले धन को समानांतर अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति और फैलाव को रोकने के लिए कौन से उपाय सुझाए जाएंगे। ठीक है, यहां भी इथिक्स क्या है, यहां भी इथिक्स से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको बहुत मिलेंगे। 2019 की जो पूरी केस स्टडी थी उसमें अधिकांशतः ऐसे ही प्रश्न थे, ठीक है। काला धन किस प्रकार से महंगाई को, काला धन और महंगाई के बीच का अंतर संबंध पूछ रहा है। यहां भी आपको इथिक्स से ज्यादा इकोनॉमी के नॉलेज की आवश्यकता है, ठीक है। अगला, ये वही सब कारण है। प्रकरण 2 हम देखते हैं, यहां पर देखते हैं कि विषय है व्यवसायिक नैतिकता और मूल्यों में संघर्ष, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, हमने जो समान प्रकृति के प्रश्न देखे थे वो पिछली केस स्टडी में, भ्रष्टाचार वाली केस स्टडी में, इसमें कोई भी इथिकल वैल्यूज, कोई भी डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन नहीं था। यहां पर हम देखते हैं कि एक पुरानी कर्मचारी है जिसको बुरे गुणात्मक कार्य, अनुपस्थिति व शराब के कारण एक जॉब से निकाल दिया गया और वो कहीं अन्य जॉब में अप्लाई करती है। वो आपसे एक रिक्वेस्ट करता है कि अन्य किसी कंपनी में एक पद के लिए उसने आवेदन किया है और पहले से ही आपका जो नाम है वो रेफरेंस के लिए दे दिया गया है, ठीक है, गारंटी मतलब एक रेफरेंस के तौर पे, और उसे जॉब की बहुत जरूरत है क्योंकि वो 3 बच्चों की अकेली अभिभावक है। तो वो ये चाह रही है आपसे कि आप अच्छी सिफारिश करें, ठीक है, मेरे फेवर में सिफारिश करें। और वो ये भी कहती है कि उसने समस्या, शराब की जो समस्या थी उसको मेंशन ना करे बताते हुए, क्योंकि उसने इस चीज को छोड़ दिया है, नियंत्रण पा लिया है, वो ये आश्वस्त देती है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्नों की प्रकृति को। सबसे पहले आप उस महिला को क्या कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहां पर हो सकता है कि आप सामान्य बात लिखने लगे कि मैं उसे ये सलाह दूंगा, या फिर उसे कई अन्य जॉब देने के लिए कहूंगा, या मैं ये कहूंगा कि आप मेरा नाम रेफरेंस की जगह किसी और का नाम दे दीजिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये बताएंगे कि मेरे द्वारा क्या क्या है। देखो, तो सबसे पहले महिला द्वारा, देखिए इसमें क्या है, आप उससे ये बोलेंगे कि अगर आपने देखिए, अब यहां पे मूल्यों को भी साथ लेके चलना है। तो सबसे पहले कौन सा मूल्य आएगा, सत्यनिष्ठा का मूल्य। क्यों आएगा, क्योंकि आपको सत्य के प्रति निष्ठा रखनी है, आपको किसी भी प्रकार का गलत रेफरेंस नहीं देना है। हाँ, उसने ये रिक्वेस्ट की है कि मेरे शराब के मैटर को न लाया जाए, कि मैं शराब पीती हूं क्योंकि मैंने उस पर नियंत्रण ला लिया है। तो आप यहां पर उससे ये, आप किस प्रकार का रेफरेंस देंगे कि हाँ, पहले ये शराब का आदि, ये शराब की अल्कोहलिक थी, लेकिन आज के टाइम में मैं व्यक्तिगत गारंटी लेता हूं कि ये शराब नहीं पीती है, काम करने में अच्छा है, जो भी, ठीक। तो आप चीजों को सत्य तरीके से, जो एक्चुअल में सत्य है उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा, इसको कह सकते हैं निष्पक्षता या ईमानदारी। उसने कहा कि आप उससे अच्छी सिफारिश के लिए कहती है। अच्छी सिफारिश यहां पर पश्चिम के घेरे में आ जाती है। किस प्रकार से अच्छी सिफारिश, नहीं, आप वही सिफारिश करेंगे जो सत्य है। क्यों, क्योंकि आपका जो ईमानदारी का गुण है वो आपके काम आएगा, ठीक। तीसरी चीज, अब यहां पर आप संवेदनशीलता, या हम कह सकते हैं समानुभूति, समानुभूति। अब चूंकि यहां पर आपको बताया कि महिला 3 बच्चों की अकेली अभिभावक है, तो आप उसके प्रति सिंपैथी रखेंगे, ठीक है, कि हाँ, इसको सच में जॉब की जरूरत है क्योंकि इसके साथ साथ इसके 3 बच्चों के भविष्य का भी कारण है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, एक तो समानुभूति के कारण आपने यहां पर सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के कारण आपने जो निर्णय लिया था, वो आपने जो सत्य था वो आपने कंपनी को रेफरेंस के तौर पर बता दिया। समानुभूति के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, कुछ व्यक्तिगत सहायता उसकी कर सकते हैं, चाहे वो वित्तीय हो या गैर वित्तीय हो, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आप उस नियोक्ता को क्या कहेंगे जो आपके संदर्भ के लिए आपको कॉल करेगा। तो आपको फिर यही सत्यनिष्ठा के कारण, ईमानदारी के कारण आप उसको सत्य से अवगत कराएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप क्या करेंगे, साथ ही साथ आप एक अपने कर्तव्य, देखिए कर्तव्य निष्ठा की बात की जाए
वो आपसे पहले से परिचित है और मित्रता के गुण जो है, मित्रता का जो वैल्यू है, उसका कर्तव्य क्या कहता है कि आप उसकी हेल्प करेंगे, बिना आप फेवर हेल्प नहीं करेंगे। आप ये जरूर बताएंगे कि आप पहले वो अवश्य शराब की आदि या जो भी आप बता सकते हैं, लेकिन वर्तमान में उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपने कर्तव्य निष्ठा के गुण का ही पालन कर रहे हैं। तो जो भी बात कही जाए वो नैतिक तर्कों के साथ कही जाए, मेरे कहने का ये है, ठीक है। अगला देखते हैं, मान लीजिए कि आपका नाम भावी नियोक्ता को प्रस्तावित करने के लिए पहले उसने आपके संदर्भ के लिए पूछा हो, ठीक है। तो सेम वही चीज कहनी, ठीक है। यहीं पर आपको गुण भी बताते जाना, ईमानदारी का गुण रहेगा, ठीक है। फिर अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता किस प्रकार का गुण हो गया, ये हो जाता है आपका जो व्यवसायिक सत्यनिष्ठा का एक पार्ट हो जाता है कि जो जिस व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं उसमें डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे सत्यनिष्ठा आ जाएगा, ठीक है। पूर्व कंपनी आपके कार्यों से खुश थी, या गलत जानकारी। अब आप ये नहीं देंगे कि पूर्व कंपनी पहले से खुश थी, आप ये बोलेंगे कि हाँ ये कारण थे, ये अनुपस्थित रहते थे या शराब पीते थे, इस कारण से इसको निकाला गया। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि काम करने में अच्छी, तो आप बता सकते हैं कि नहीं ये व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी है, और जो मुख्य कारण शराब की समस्या थी उसे इसने छोड़ दिया है, तो अब संभावना है कि बहुत अच्छा कार्य करेगी, ठीक है। कौन कौन से मूल्य दाव पर है, तो वही व्यवसायिक मूल्य, कौन कौन से, ईमानदारी व सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, सहानुभूति, मैंने जो सारी चीजें आपको बताई वही सारी चीजें हैं इसमें। जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व, ठीक है। जिम्मेदारी किसके प्रति, आपकी उस महिला के प्रति, मित्रता के, महिला के मित्र होने के नाते एक जिम्मेदारी है कि आप उसका सहयोग करें। लेकिन उत्तरदायित्व क्या है, आप एक संस्था से जुड़े हुए हैं और आपकी सत्यनिष्ठा कहती है कि आप गलत चीज नहीं बताएंगे। तो आप इन दोनों के मध्य कैसे संतुलन स्थापित करेंगे, एक तरफ तो आप कंपनी को जो रेफरेंस है, जो सत्य है, सत्य बात बताएंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर महिला के मित्र होने के नाते जब तक उसको जॉब नहीं मिल जाती है या फिर वैधानिक तरीके, सही तरीके से जॉब दिलाने में आप उसकी व्यक्तिगत रूप से मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्कशन केस स्टडी से रिलेटेड मैं मानता हूं कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। फिर से मैं दोहरा देता हूं, 3 प्रकार के संभावता प्रश्न पूछे जाते हैं। समान प्रकृति के, जिसमें आपको इथिक्स के नॉलेज की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है, आपको सिर्फ कारण प्रभाव लिखने होते हैं। दूसरे होते हैं एथिकल वैल्यूज से रिलेटेड, जैसे अभी हमने 2-4 प्रश्न देखे, कौन कौन से वैल्यूज आपके सामने आएंगे, कौन कौन से वैल्यूज के मध्य डिलेमा रहेगा। और एक क्वेश्चन फिर आते हैं निर्णय निर्माण की, कि आप इस समस्या में किस प्रकार से निर्णय लेंगे। तो निर्णय निर्माण की हमने एक प्रक्रिया बताई है, इसको आप अपने हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं ये केस स्टडी का वीडियो आप लोगों के लिए काफी लाभदायक रहेगा। आपको आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।